हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम हाइड्रोकार्बन और जीओसी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। इन क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अप्रोच बताऊंगा और हमारा मोटिव ये नहीं केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता के बात खत्म नहीं, आपको तरीका सिखाऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम के क्वेश्चन को आप दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से आता है सॉल्व कैसे करोगे जल्दी से, है ना। तो पूरा बेहतरीन रिविजन होने वाला है, सारे बेहतरीन क्वेश्चन है ना। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम प्रॉपर डिटेल में समझते हैं आखिरकार कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये पार्ट 2 है, जीओसी और हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है, सबसे पहले अपन ये समझेंगे बेंजाइलिक पोजीशन क्या होता है। बेंजाइलिक पोजीशन, तो कभी अगर आपके पास बेंजीन बना हो, है ना, बेंजीन तो सबको पता है, बेंजीन ऐसे ही होता है, ये बेंजीन है और बेंजीन के जस्ट बगल ये कार्बन है ना जो होता है और इससे कुछ और जुड़ा है मान लो। तो अपने पास अगर हम आपको बताएं जो बेंजाइलिक पोजीशन होगा यहाँ पे, वो अपने पास हो जाएगा, इसी को बोलेंगे बेंजाइलिक पोजीशन। आई होप आपको बात समझ में आए। जो बेंजाइलिक पोजीशन था वो कौन सा था, यही वाला इसी को बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। तो ये बोला है नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो जो बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन लगे होंगे उसी को नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन बोल देंगे। तो आइए काउंट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को हम बना लेते हैं। बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं, है ना, और एक अपने पास ऐसे बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितने आपको दिख रहे हैं, एक हमको ये दिखा यहाँ पे, और बेंजाइलिक पोजीशन ये है और बेंजाइलिक पोजीशन ये है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक दो, यहाँ पे कितने लगे हैं, एक दो, और यहाँ पे कितने लगे हैं, एक। तो टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल 5 बेंजाइलिक हाइड्रोजन आ जाएंगे, जो कि आंसर है, यही हो जाएगा। ठीक है, आइए और देख। अच्छा यहीं पे आपको और बता दें हम अलाइलिक क्या होते हैं ना। देखो ये बेंजाइलिक हो गया, अलाइलिक अगर आपसे बोले, है ना, अलाइल, तो अलाइल जो होता है डबल बॉन्ड कार्बन और ये कार्बन। यहाँ पे अलाइल पोजीशन कौन सा होगा, मैं सर्कल बना देता हूँ, है ना, अलाइल पोजीशन को, ये अपने पास अलाइल पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा विनाइलिक पोजीशन भी आता है, उसको भी अब कवर ही कर देते हैं ना। विनाइलिक पोजीशन अगर आपसे बोले, है ना, विनाइलिक, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैं शायद, है ना। विनाइलिक जो होता है वो डबल बॉन्ड और जस्ट अपने पास जो विनाइलिक पोजीशन हुआ यही वाला कार्बन हो जाएगा, कौन सा, ये वाला कार्बन, है ना, इसी को हम बोल देंगे विनाइलिक पोजीशन। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि विनाइलिक क्या होता है, अलाइलिक क्या होता है। ठीक है, और ठीक है, बाकी तो हम पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, बोला है मैच कराइए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए कि एक ऑप्शन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा स्मॉल कर लें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन डियर है गिवन है, वो क्या गिवन है, अपने पास है Br और ये अपने पास है ब्रोमीन। अब यहाँ पे डियर कौन सी रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, ये अपने पास क्या बना हुआ है, ये आपको बना के गिवन है ऑलरेडी, वुड रिएक्शन होता है। ये कैसे बनता है, ये टूटा होगा, ये टूटा हो गया, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, तो क्या बना, 1 2 3 4 5, और एक्चुअल में रेडिकल हम गलत बना दिए, है ना। ये देखो जल्दी से, ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो इसको तोड़ा, एक रेडिकल यहाँ, इसको तोड़ा, एक रेडिकल यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या बनेगा, सोडियम ड्राई ईथर अगर के प्रेजेंस में ले लेते हो, है ना, तो कौन सी रिएक्शन हो जाती है, वुड रिएक्शन, और 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, बस यही। तो वो बना के गिवन है, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, वुड रिएक्शन हो जाएगी। अगर बी वाले को अगर आप देखोगे तो बी वाला जो अपने पास गिवन है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे, और यहाँ पे क्या है, OH, और ये आपको क्या बनाया है, यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा बना हुआ आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, ये वाला गायब किया गया है, तो ये कैसे गायब हो सकता है, तो ये आपके पास एक रिएक्शन होता है वुल्फ किश्नर, है ना, रिडक्शन, वो NH2 OH के प्रेजेंस में ले लोगे तो आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है वो गायब हो जाता है। और ये क्लेमेंसन रिडक्शन से भी आप कर सकते हो, जिंक मरकरी HCl के साथ लिया जाता है।
तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये अपने पास Cl है, यहाँ पर भी कौन सी रिएक्शन है, वुडीय रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, सोडियम और ड्राई ईथर। समझ पा रहे हो आप। तो ये भी अपने पास सोडियम ड्राई ईथर ले लोगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास ये ऐसे, मतलब इसको तोड़ा और इसका दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और वो जुड़ जाएगा। और एक अपने पास और ऑप्शन गिवन है ना, ये अपने पास क्या गिवन है, बेंजोइक एसिड गिवन है। और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास NaOH, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और ये क्या कर लेता है, जो आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको गायब कर देता है। तो बस ऑप्शन मैच करा लो, जो भी होगा। मैंने पूरा ये रिएक्शन आपको लिख दिया है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास ये, द कंपाउंड विच वुड गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आपको बनाना था। तो डियर करना क्या है, आपके पास पहला ऑप्शन क्या है, अल्कोहल को हटा के कार्बोकैटायन बना लो भाई, ये आपके पास है। और हम अभी पहले सारे अल्कोहल को बना लें, फिर कार्बोकैटायन बनाएंगे। और ये OH है। और आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे, अच्छा कभी किसी को ऑर्गेनिक पढ़ने में दिक्कत आती है ना, अगर कभी भी कोई दिक्कत है तो आप क्या करो, कनेक्टिविटी से पढ़ना स्टार्ट करो। मेरा GOC का पहला लेक्चर देख लोगे, ज़िंदगी में ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आएगी, कैसे पढ़ना है आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो OH का हटा के कार्बोकैटायन आपने बना लिया, और OH को हटा के कार्बोकैटायन बना लिया। डिहाइड्रेशन में यही होता है ना, H2SO4 रिएक्शन करता है। तो बस कभी डिहाइड्रेशन आए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आप देख लेना, ठीक है। तो हाँ, मैं बोला था ऑर्गेनिक वहाँ पे पढ़ लोगे आप, पहला लेक्चर GOC का देख लोगे, समझ आएगा ऑर्गेनिक पढ़ा कैसे जाता है। और कनेक्टिविटी नहीं है तो कभी नहीं समझ पाओगे ऑर्गेनिक में, है ना। वहाँ पे आपको समझ में आएगा एक्चुअल पढ़ा कैसे जाता है। और दोस्तों तो इसमें अगर हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं स्टेबिलिटी। तो जो कार्बोकैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, +I होता है, +M होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं। और सबसे पहले एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। अगर इनमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग पावर देखना है किसका, तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कार्बोकैटायन कहाँ पे स्टेबल दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन देखोगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे, कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन। और यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन आप देखोगे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन, समझ आ रहा है। और यहाँ पे आप अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है कितने पास आ रहा है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब एक चीज़ देखो, 9 अल्फा हाइड्रोजन भी है और आपके पास क्या है, 3 डिग्री भी है। एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, तो आपके पास थर्ड वाला तो सबसे मोस्ट स्टेबल दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आपको चेक ही नहीं करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ ए कैन बी, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ ए पूछा था। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को तरीका बताऊं कैसे सॉल्व करना है डियर, तो सबसे पहले आपको ओजोनोलिसिस समझना होगा। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। तो अगर मान लो मैं बोलूँ आपको एल्कीन ऐसे गिवन है, ये एल्कीन है, अब इसका आपको कराना है ओजोनोलिसिस, O3 जिंक H2O, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से तोड़ देगा और दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देगा, बस यही होता है ओजोनोलिसिस। तो ये अपने पास बन गया, है ना। और कौन सा ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव। रिडक्टिव में एल्डिहाइड कीटोन जो बना वैसे ही रहेगा। कौन सा ओजोनोलिसिस हुआ है, रिडक्टिव, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अगर होता है, मैं स्टार करके लिखना, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, उसमें क्या होगा, O3 H2O2 के साथ आएगा या KMnO4 के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आएगा। तो वहाँ पे जो एल्डिहाइड बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड में, करेस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको गिवन था, जस्ट इसका रिवर्स कर दें तो आपको प्रोडक्ट बना के गिवन था, रिएक्टेंट बनाना था। तो जस्ट ओजोनोलिसिस तो आप समझ गए क्या होता है। इसको हम पहले ओपन करके लिख लेते हैं। ये आपको ऐसे ही गिवन था ना, ऐसे ही ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बना के सामने हमने बनाना है, रिवर्स ओजोनोलिसिस कराना है।
तो ये भी आपको गिवन था ऐसे, ऑक्सीजन है ना H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 गिवन था। अब इसको प्रोडक्ट बनाया था, इसमें उल्टा कर दो, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को गायब कर दो। जैसे ही गायब कर दिया तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया ये, और यहाँ पे आ जाएगा C और डबल बॉन्ड C और CH3, यही बनेगा। जस्ट रिवर्स कर दिया। अब इसमें बोला था ये जो आपके पास ये है, यही आपके पास ये है, इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे। तो जो स्टीरियो आइसोमर बनेंगे आपको मैं बता दूं, स्टीरियो आइसोमर का कैलकुलेशन होता है 2 टू द पावर n। n क्या होता है, स्टीरियो सेंटर होता है। ये तब लगाना जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो। क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो। अब कहोगे सर स्टीरियो सेंटर क्या है, ये आपने क्या कर रहे हैं, तो बताता हूँ। स्टीरियो सेंटर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मिला लो तो उसी को स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। अब कहोगे सर ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखेंगे, तो वो भी बता देता हूँ। तो अगर कभी मान लो डबल बॉन्ड है, A है, B है, C है और D है, तो A शुड नॉट इक्वल टू B और C शुड नॉट इक्वल टू D, तो ये GI शो करेगा, है ना। सारे बात याद करते चलना, ये कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और अगर एक कायरल सेंटर दिखे, कायरल सेंटर क्या, एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, है ना। कायरल सेंटर क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, तो कायरल सेंटर होता है, तो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अच्छा, किसी को ऑप्टिकल में ज्योमेट्रिकल में दिक्कत है तो दोस्तों मेरा एक ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, उसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल मैंने पढ़ाया है, या आप सर्च कर लेना है। यहाँ पे 40 मिनट की वीडियो होंगे, 30-30 मिनट के, आपको पूरा 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के लेक्चर नहीं देखने हैं। अगर वो वीडियो आप देख लोगे तो आपको कभी भी ज़िंदगी में आइसोमेरिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, वो ट्रिक में। और जो वहाँ पे ट्रिक बनाए गए हैं दोस्तों ना, 15 मिनट का वीडियो है तो उसमें 2 दिन की मेहनत है, मतलब ऐसा बनाया कहीं पे एक्सेप्शन भी नहीं आता, फेल होता ही नहीं वो ट्रिक, है ना। तो आप उन सभी को देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। और बाकी यहीं पे आपको बता दूं, अभी जो जेई या नीट की तैयारी कर रहा है, नीट वाले भाई सबसे पहले सुन लो, जो आपके क्वेश्चन में 2025 में क्वेश्चन आए थे, वो 99% हमने जो 2 महीने में कराए ना, 2 मंथ में कराए थे क्वेश्चन, वही थे। इसका प्रूफ यूट्यूब पे डाला हूँ, आप देख लो। केवल 2 मंथ में जो अपन ने कराया वही आया क्वेश्चन, इसका प्रूफ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ, अभी अपन 1 साल पहले कंटेंट रेडी कर रहे हैं, तो दिसंबर तक पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा। सोचो 2 महीने में अपन ने ऐसा कर दिया, तो अब तो क्या ही होने वाला है। दिसंबर तक कंटेंट रेडी हो जाएगा, तब अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया है कि मैंने बहुत बच्चों को देखा जो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, उनको एक मेंटरशिप की ज़रूरत है। तो दोस्तों हमने मेंटरशिप प्रोग्राम जो एक लॉन्च किया है ना, 99 रुपीज़ का। अभी तक हमने कोई पैसा नहीं लिया था, लेकिन ये उन बच्चों के लिए दोस्तों जो डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करना चाहते हैं, जो एफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए फ्री है, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, है ना, डेडिकेटेड पढ़ाई करना चाहिए। तो आप 99 रुपीज़ का ज्वाइन कर लोगे तो हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, और हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो भी परेशानी आएगी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप ये ज्वाइन कर लो, PDF वगैरह आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो भी लॉन्च करेंगे दिसंबर में, कंटेंट रेडी हो जाएगा तो बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अभी आप जुड़ सकते हो। जेई वाले भाई हमने सारे चैप्टर के नहीं करा पाए, लेकिन जो 8-10 चैप्टर के कराए थे उससे भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, आप देख लो चाहे तो अब इस बार तो जेई नीट दोनों के लिए भी कंटेंट रेडी हो रहा है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, हाँ भाई कर रहा है ना। एक हाइड्रोजन है, A है और B है ये पूरा, और यहाँ पर भी ये हो रहा है ना जी। तो एक सेंटर ये हो गया ज्योमेट्रिकल सेंटर, और एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है, कायरल सेंटर है। 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है ना, चाहे बना के देख लो आप, ठीक है। देख लो, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, ये तीसरा और ये चौथा पूरा इधर का। और यहाँ पे देख लो, ये अपने पास A है और ये B है, ये C है, ये D है, तो ये शुड नॉट इक्वल टू B, C शुड नॉट इक्वल टू, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों कर रहा है। तो यहाँ पे स्टीरियो, और ये अनसिमेट्रिकल है, देखो इसमें सिमेट्री कहीं दिख रही नहीं, तो 2 टू द पावर n और 2 टू द पावर 3 कायरल सेंटर है, तो मतलब 3 जो स्टीरियो सेंटर है, तो ये आ जाएगा 8 आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो मैं आपको बता दूं, जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं, टर्मिनल अल्काइन, वो आपके पास प्रेसिपिटेट देते हैं, वो PPT देते हैं, है ना, विथ AgNO3। अब टर्मिनल अल्काइन क्या होते हैं, बात ये आती है आपको, है ना, बता देता हूँ।
तो आपके पास कभी R हो और C और यहाँ पे H हो, तो मेन बात क्या है, ये H डायरेक्टली इससे जुड़ा हो, है ना, sp हाइब्रिडाइज कार्बन से, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। और ये टर्मिनल हो गया, है ना। और इंटरनल क्या होता है, अगर मान लो ऐसे है, दोनों साइड R ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये इंटरनल अल्काइन होता है। क्या होता है, इंटरनल अल्काइन। बस क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 देखो आपके पास, C है और C और यहाँ पे H है। तो बस यही अपने पास क्या हो गया, टर्मिनल हो गया, और यही अपने पास ये PPT फॉर्म करेगा। बस ऑप्शन नंबर C सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। 2 ब्यूटीन ऑन रिएक्शन विथ ओजोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, टू ब्यूटीन है ना, 1 2 3 4 और 1 2 2 पे डबल बॉन्ड लगा है, ब्यूटीन है। क्या बोला है, ओजोनोलिसिस O3 और H2O2 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताया मैंने आपको। इसको क्या कर लेना है, यहाँ से तोड़ देना है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी, तो क्या आ जाएगा C और यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और ये अपने पास क्या हो जाएगा C और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि ये रुकेगा नहीं, एल्डिहाइड बना है ना, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एसिड में, तो C डबल बॉन्ड OH, और ये भी एसिड में हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, तो इसको क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो बस ऑप्शन अपने दोनों एक ही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही था यहाँ पे कौन सा ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस था, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है भाई, ये कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन। साफ साफ दिख रहा है, अगर हीट कहीं पे आपको दिख जाए, है ना, हेलो एल्केन के साथ एल्कोहलिक KOH भी हीट, तो क्या होता है, एलिमिनेशन। ये 0, ये अल्फ़ा और ये बीटा हाइड्रोजन है, तो ये बेस बीटा हाइड्रोजन को खाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा, अपने पास क्या जाएगा, ये बन जाएगा। कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोला अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। लीस्ट स्टेबल क्या होता है डियर, तो मैं आपको बताता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने के 4 तरीके है ना। रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है ना, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है ना। रेजोनेंस अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें स्टेबिलिटी कैसे, 4 रूल फॉलो करना है। पहला ऑक्टेट रूल आप देख लो, है ना, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन इसको हम बाद में करते हैं, ये अलग से लिख लो स्टार के। पहला रूल देखो, अनचार्ज स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होगा चार्ज से। ठीक है, पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल बोलता है कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ही बताना। तीसरा, नेगेटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और चौथा, सेम अपोजिट चार्ज पास रहना चाहेंगे, पास रहना चाहेंगे। बस ये 4 से आपका काम बन जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, सभी चार्ज्ड भी हैं ना, चार्ज्ड भी हैं ये। अब इसमें हमें दिख रहा है तुरंत मिल जाए भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव है और पॉजिटिव ये भी ऐसा है। चौथा ऑप्शन देखो, चौथा पॉइंट, अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए, यहाँ पे सेम चार्ज क्या है, पास। बस ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख रहे हो, ये कार्बोकटायन, ये तो भाई अनस्टेबल हो गया, मोस्टली स्टेबल हो गया काम हो गया ना बाकी तो क्लियर मामला। आइए देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग अपॉन द लीस्ट एसिडिक पूछा है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। पहला, पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड आप पहले बेंजोइक एसिड बना लो, यही है बेंजोइक एसिड, है ना। पैरा पे मिथाइल है, पैरा पे मिथाइल लगा लिया, है ना। दूसरा स्ट्रक्चर बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड बना लो भाई, बेंजोइक एसिड। तीसरा स्ट्रक्चर पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड।
तो चलो यहाँ पे और यहाँ पे पैरा पे NO2। चौथा बना लेते पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड, पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड ये कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड क्या कहता है भाई, अगर भी आपके पास कोई एसिड है उसमें से आप H+ निकाल लो और आप क्या करो, कार्बनायन बना लो। ये जो कार्बनायन बन गया इसी को कंजुगेट बेस बोलते हैं। ये जितना स्टेबल एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, उसका Ka वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, मतलब कार्बनायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो यहाँ से H+ निकालो, कार्बनायन बना लो। अब कार्बनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। यहाँ NO2 -I -M लगा रहा है और यहाँ पे दोस्तों -I और +M लग रहा है, लेकिन -I डोमिनेट करता है और यहाँ पे +I +H लग रहा है। तो सबसे कार्बनायन को पसंद क्या होता है, कार्बनायन को जो पसंद होता है वो क्या होता है, -I -M, और इसमें -I से ज़्यादा पावरफुल होता है ना। तो सबसे मोस्ट स्टेबल लीस्ट एसिडिक पूछा है ना, तो लीस्ट एसिडिक पूछा है तो दोस्तों ऐसे ये वाला कार्बनायन को बिल्कुल हेट करता है, हेट कार्बनायन, तो यही लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भाई -I को पसंद नहीं है, स्टेबलाइज करेगा नहीं, तो लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। और ये मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला देख लो भाई, कभी भी दोस्तों अगर मैं बोलूँ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पास अगर बेंजीन है और बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, जैसे कि +M +I है ना +H, तो कभी इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ता है, ऑर्थो और पैरा पे जोड़ता है। कहाँ पे, ऑर्थो पैरा पे, ये कॉन्सेप्ट होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ता है, मेटा पे जोड़ता है। यही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आपके पास जो गिवन है वो कौन सा ग्रुप लगा है ये ज़रा गौर कर लो। CCl3 लगा है और आपको क्या गिवन है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ Br2 आयरन गिवन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, Br+ निकलेगा और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ देगा, मेटा पे जोड़ देगा, तो CCl3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br। बस आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वुड यील्ड मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो है ना, और इसको भी देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है ये, अच्छे से देखते हैं। तो क्या बनाना चाहता है, फ्रॉम बेंजीन मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो ये बनाना चाहता है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया और मेटा पे नाइट्रो NO2 ये बनाना चाहता है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम बेंजीन ले लेते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो बेंजीन अगर ले लेते हैं और इसमें अपन ने डाल दिया H2SO4, चलो डाल देते हैं और नाइट्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आके लग जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ गया अपने पास NO2। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जो निकलेगा वो क्या निकलता है, NO2+, तो यहाँ पे अपने पास NO2 आके जुड़ गई, कहीं पे जोड़ लो क्योंकि सारे इक्विवेलेंट पोजीशन है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या ले लो, Cl2 लेविस एसिड के प्रेजेंस में आयरन Fe, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, अब वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाएंगे, लेकिन आप जुड़ लो। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, तो कहाँ पे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, मेटा पे जुड़ जाएगा। ठीक है, NO2 और ये अपने पास मेटा पे क्लोरीन, तो बस यही तो बोला था, है ना, तो ऑप्शन नंबर C सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हाइड्रोकार्बन acts on reaction with ammonical AgNO3 gives white PPT. It contains n number of carbon atom. Okay, बोला है it contains n number of carbon atom, 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, n नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 डबल बॉन्ड, चलो लिख लेते हैं जो बोला, 1 डबल बॉन्ड है और क्या है, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड भी है। ठीक है, एंड सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करना है। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ n कंटेनिंग दिस, कौन सा पॉसिबिलिटी है, तो भाई अगर कंडीशन अपन को पता है कि एल्कीन हो और यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, यहाँ पे D है,
तो GI के लिए A शुड नॉट इक्वल टू B, C शुड नॉट इक्वल टू D। ये आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन कंडीशन बोला है कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, तो भाई डबल बॉन्ड को तो अपन ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड को अपन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो अपन ये बना लेते हैं, यही पॉसिबिलिटी है, मिनिमम नंबर। और एक अपने पास हाइड्रोजन यहाँ लगा लेते हैं और एक अपने पास यहाँ पे CH3 लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हाइड्रोजन, तो बस यही पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। तो कितने कार्बन हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, टोटल n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आई होप यही सही, तो n बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही रहा, इस हिंट से आप सॉल्व कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। बोला है अ मोनोसाइक्लिक एल्कीन कंटेनिंग 1 रिंग एंड 1 डबल बॉन्ड। ओके भाई, जो बोला है 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला है CnH12, ठीक है। तो इससे तो एक चीज़ कंफर्म होता है, ये वाला जो अपने पास है कि 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब अगर एक डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे DU कितना आता है, 1 आता है। एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे DU आता है, 2 आता है। और यहाँ एक रिंग है तो उसका DU 1 आता है। तो इससे कन्फर्म हुआ कि अपने पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। तो अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 कैसे आएगा, तो अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन है, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो C3H8 है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकलेगा पता है आपको, कितने कार्बन है 3 और इंटू 2 + 2 ऐसे ऐड कर लो, जितने कार्बन हो मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस ऐड 2 कर लो, माइनस हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 3 6 8 0 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हिंट था, इससे पता चल गया था 2 था। तो अब आपको यहाँ पे ऐसा वैल्यू क्या पुट करो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ जाए। तो यहाँ पे अपन पुट करके देखते हैं, C7H12 पुट करो, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 2 माइनस 12 और डिवाइड बाई 2 करो तो 14 और कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 और यहाँ पे डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ गया भाई। 4 डिवाइड बाई 2 करोगे 2 आ गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU 2 आ गया। तो n बराबर कार्बन कितने आ गए 7। तो बस यही आपको इस बात को जानना था, आंसर कितना 7 आ जाएगा। तो आई होप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना सीखना हो तो आप सर्च कर लो, मैंने वीडियो बनाया पूरा डेडिकेटेड, है ना, 15-20 मिनट में हर वैरायटी कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो, कुछ डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।